मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो साल वन है, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष है साल के वन, और साल का वृक्ष जो है, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ये जैसे मध्य प्रदेश है मान लीजिए, और मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पास साल के वन पाए जाते हैं। साल का वन जो है लाल पीली मिट्टी में होता है, लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक वहां होती है जहां ज्यादा वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, जिसमें शहडोल है, सीधी है, और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जैसे जिले शामिल हैं। यही साल के वन ज्यादा पाए जाते हैं, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो ये पूछा गया है कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा है 17.8%। 17.8% भाग पर साल के वन पाए जाते हैं, और सागौन के वन भी पाए जाते हैं। ठीक, साल के वन की लकड़ी का ही प्रयोग ट्रेन में, डिब्बे में बनाने में किया जाता था। मजबूत लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है। तो इसका परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, 17.8%। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु पूछा है। तो जिस तरीके से भारत की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है भारत की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है हमारे भारत की जलवायु, और मध्य प्रदेश भारत में स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि मानसूनी जलवायु यहाँ की भी होगी। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? उष्णकटिबंध ऐसे जलवायु कटिबंध को कहते हैं जहां तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता भी होती है। ठीक, यानी तापमान ज्यादा कब होगा? जब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, सूर्य की गर्मी ज्यादा होगी। कब होगी? जब, तो सूर्य की गर्मी ज्यादा होने का रीजन जब हम ग्लोब में पढ़ते हैं, बीच में जाती है भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर रहती है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और नीचे होती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो उष्णकटिबंध कहलाएगा, और जब कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ उष्णकटिबंध कहलाएगा। अर्थात उष्णकटिबंध, यदि हम आप ऋतु परिवर्तन पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान, ये बात जरूर ध्यान दिए होंगे कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो हमेशा पड़ती हैं। सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें चमकती हैं 21 जून को, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, और हमारे भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। उन्हीं में से एक राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। कितने जिलों से? 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इसी के कारण 21 जून को सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक बड़ा दिन होता है, और 21 जून को सूर्य नमस्कार के मतलब योग के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व योग दिवस। तो यहाँ पूछा गया है कि जलवायु कैसी है? तो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ कर्क रेखा होने के कारण तापमान अधिक वाला क्षेत्र है, ऐसी जलवायु है, और मानसून वर्षा पर डिपेंड है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति जून में होती है केरल से। ठीक, आप इसको पढ़ते ही हैं, भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है, इसीलिए वर्षा पर डिपेंड है हमारे देश की जलवायु। तो इसलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कुछ बातें हमने आपसे की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना क्यों की गई है, कब की गई है? तो जाहिर सी बात है कि पूछा गया है कि राज्य खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम क्या होगा? एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो खनिज के उत्खनन के लिए, खनिजों के जो विपणन है, वितरण है और उनके अनुसंधान के क्षेत्र में जो काम करेगा, ऐसा संगठन राज्य खनिज विकास निगम कहलाता है। इसका जो मुख्यालय है भोपाल में है, और ये जो स्थापना है कब की गई है पूछा गया है। प्रश्न में डायरेक्ट आता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई, भोपाल में की गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन है? तो दोस्तों
जो वनों का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है, कुछ प्रादेशिक आधार पर, कुछ प्रशासन के आधार पर, वन विभाग के आधार पर, कुछ वर्षा के आधार पर, अन्य प्रकारों के आधार पर, कुल प्रजाति के आधार पर, अर्थात प्रजाति के आधार पर कैसे कैसे वन होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक आधार पर जो हम वर्णन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आरक्षित, दूसरा आता है संरक्षित और तीसरा आता है अवर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? ऐसे वन जहां जो मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं, यानी प्रतिबंध लगा होता है, यहाँ लकड़ी काटना और वनों में कोई ऐसी गतिविधि जो मानवीय हो उसको रोका जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, और इसी में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ की जाती है? आरक्षित वन क्षेत्र में की जाती है। संरक्षित वन कहाँ होते हैं? जहां लाइसेंस के तहत लकड़ी की कटाई की जा सकती है। आरक्षित वनों में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता, बिल्कुल पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां पर प्रतिबंध लगाया जाता है। संरक्षित वन में लाइसेंस के तहत लकड़ी की कटाई की जा सकती है और यहाँ अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। ये अभ्यारण्य स्थापित किए जाने वाले क्षेत्र होते हैं संरक्षित वन। अवर्गीकृत ऐसे वन होते हैं जो निजी वन होती है, निजी संपत्ति में होते हैं और जो किसी खास क्षेत्र में विरल होते हैं, किसी खास सघन रूप से नहीं होते, तो निजी वन भी इसके अंतर्गत आते हैं। निजी वन मतलब निजी भूमि में बनाए गए वन और अन्य स्थानीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन हैं? तो मोटे मोटे हिसाब में मध्य प्रदेश में 65% पर कौन है? आरक्षित वन। 33% क्षेत्र पर कौन है? 33% क्षेत्र पर है संरक्षित वन और लगभग 2% क्षेत्रफल कौन सा है? अवर्गीकृत वन। लगभग 2% क्षेत्रफल पर कौन सा है? अवर्गीकृत वन है। और यहाँ जो सही ऑप्शन होगा 1.8%, क्योंकि ये लगभग 2% के आसपास है, तो अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। आरक्षित वन पूछे तो 65, संरक्षित पूछे तो 33, अवर्गीकृत पूछे तो 2। आरक्षित कौन से वन है? जो बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यहाँ कठोर नियम होते हैं, लकड़ी काटना और वन्य पशुचारण वहां कुछ करना सब प्रतिबंध है। संरक्षित वन में आवागमन चालू होता है, कहीं लाइसेंस के तहत लकड़ी कटाई हो सकती है। अवर्गीकृत वन निजी क्षेत्र के वन और स्थानीय वन आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। AR सुब्रमण्यम तथा T मन नारायण ने जो तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है वो कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों ये भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, विद्वान थे। इन्होंने सन 1991 में जलवायु का विभाजन किया था, जलवायु को वर्गीकरण किया था अध्ययन के आधार पर, जिसमें उन्होंने तापमान वर्षा के वितरण को आधार बनाया था कि तापमान कहाँ कितना है, वर्षा कहाँ कितनी होती है। उसके आधार पर किसी भी क्षेत्र की हम जलवायु का क्या करेंगे, उसके आधार पर किसी क्षेत्र की हम जलवायु का निर्धारण करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 3। एक प्रकार से बताया था स्टेपी या वर्षा जलवायु, ठीक है, एक बताया था गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, और एक प्रकार बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। ठीक है, आर्द्र व शुष्क जलवायु। इस प्रकार से इन 3 भागों में इसको बांटा गया था। तो इन विद्वानों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया, हम ध्यान रखेंगे, हमेशा कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध मलाज खंड खदान किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था तब खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। हालांकि जब विभाजन हो गया 1 नवंबर सन 2000 को, तो कुछ खनिज उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया और हमारे मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से कुछ क्षति हुई। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश कई खनिजों के लिए खनिज संपन्न है, ठीक है, कई खनिजों का उत्पादन स्थल है और यहाँ मलाज खंड जो खदान है वो फेमस खदान है तांबा के लिए, तांबा उत्पादन के लिए फेमस खदान है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बालाघाट में। कहाँ स्थित है? ये बालाघाट में है। और बालाघाट में जो तांबा खदान है, यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड संचालित है, वहां से तांबा का उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन यहीं से होता है और मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
मध्य प्रदेश में जैव विविधता पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाएं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुरस्कार की शुरुआत करी थी 2018 में, जिसको राज्य जैव विविधता पुरस्कार योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को 2018 में इसके तहत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे भूगोल से संबंधित प्रश्न हुआ। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है वो किस इलाके में सबसे कम होती है, किस क्षेत्र में सबसे कम होती है? तो हमारा जो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो पश्चिम का क्षेत्र है और जो पूर्वी का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ वर्षा वितरण किस रूप में है इसको देखना है। तो जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ होती है। ठीक है, पचमढ़ी यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है पचमढ़ी। और जो ये वाला क्षेत्र भिंड जो है, भिंड में सबसे कम होती है, भिंड में सबसे कम। ठीक है, और ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा वर्षा विहीन हो जाता है या कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक, तो कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ होती है मध्यम वर्षा और यहाँ होती है शुष्क जलवायु हो जाती है, यानी कम, औसत से कम। ठीक है, औसत से कम होती है, यहाँ अधिक होती है, यहाँ मध्यम होती है, यहाँ औसत से कम होती है और यहाँ सबसे कम होती है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्षेत्र राजस्थान के पास में है और राजस्थान में जो कटीली झाड़ियां हैं, यहाँ भी कटीली झाड़ियां हैं। शुष्क जलवायु इधर पाई जाती है, शुष्क वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों बाइराइट्स जो है एक खनिज है और बाइराइट्स जो है एक खनिज है और ये जो खनिज है एक्चुअल में बेरियम सल्फेट है। क्या है ये? बेरियम सल्फेट। ठीक, और बेरियम जो सल्फेट है ये खनिज के रूप में पाया जाता है जिसको हम बाइराइट्स कहते हैं। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है बंदूक बनाने में। ठीक, बंदूक बनाने के अलावा इमारतें बनाने में भी। ठीक है, इमारत निर्माण में इसका उपयोग होता है। टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है ज्यादा। ठीक है, टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। टीकमगढ़ जिले का पड़ोसी जिला है निवाड़ी, जो निवाड़ी जिला 2018 में टीकमगढ़ से अलग हुआ। मध्य प्रदेश की इको विकास बोर्ड। ठीक, मध्य प्रदेश में इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो इको विकास बोर्ड, इको डेवलपमेंट बोर्ड गठित हुआ था, वो गठित हुआ था सन 17 जुलाई 2005 को। 17 जुलाई 2005 को इको विकास बोर्ड का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई 2005 को किसका गठन हुआ था? इको विकास बोर्ड, मतलब पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए एक बोर्ड, एक संस्था निर्माण करी गई थी, उसका नाम था इको विकास बोर्ड, इको डेवलपमेंट बोर्ड। और ये 17 जुलाई 2005 को गठित हुआ था। क्यों? क्योंकि जैव विविधता के क्षेत्र में जैसे भारत में 2002 में कानून बना था, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें कानून बनाए, नियम बनाए और बाकायदा एक संस्था, उसके लिए स्वायत्त संस्था की स्थापना करी जिसका नाम पड़ा इको डेवलपमेंट विकास यानी इको डेवलपमेंट बोर्ड। आगे बात करते हैं, किस जिला समूह में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र स्थित हैं? तो कौन सा जिला समूह है जिसमें सबसे कम वर्षा होगी? हमने बात करी थी जो पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, मध्य में कम, और जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र वहां कम वर्षा होती है। तो यहाँ पास रीवा सतना सीधी ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में है। जबलपुर इंदौर देवास इसमें मैक्स है, ये मध्य क्षेत्र में। धार सिवनी छिंदवाड़ा औसत से कम, सबसे कम यहाँ। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भिंड मुरैना ग्वालियर। ठीक है, ये लगभग चंबल का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत का पठार क्षेत्र है। जब हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेरू का उत्पादन होता है। पूछा गया है कि गेरू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का गेरू के उत्पादन में प्रथम स्थान है और पहला स्थान है, यहाँ पहला स्थान है सतना का। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेरू का उत्पादन कहाँ होता है? सतना में होता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, गेरू एक खनिज है, पत्थर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रश्न में मिलान करना है, कुछ नियम है सरकार द्वारा बनाए गए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के संबंध में
कब बनाए गए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, लेकिन यदि आप इन प्रश्नों पर भी गौर करें तो कभी प्रश्न आए तो आपसे बन जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है इसका सन कब लागू हुआ, कब बनाया गया। एक प्रश्न है अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन प्रहसन नियम, ठीक है। तो जो अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन है, मतलब जो हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट है, उपयोग के द्वारा हम फेंक देते हैं उपयोग के बाद, उसका प्रबंधन करने के लिए जो नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, वो कब बनाए गए? तो ये 2011 में बनाए गए थे, ठीक है। ये कब बनाए गए थे? 2011 में। बैटरी प्रबंधन और हथालन नियम, हथालन मतलब हैंडलिंग, ट्रांसफर करना। बैटरी प्रबंधन, जो पुरानी बैटरियां हैं, ई अपशिष्ट बन जाता है, उसके लिए कब नियम बनाए गए? तो सन 2001 में बनाए गए। वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम, ये वन जाति समुदाय से संबंधित था, वहां के प्रबंधन के लिए संबंधित था, ये बनाया गया था 1973 में। और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम के लिए ये 2000 में बनाया गया था नियम, और ये सब मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए थे, ध्यान रखिएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? माने ऐसा मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है जहां गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ती है? वो क्षेत्र है नर्मदा की घाटी। नर्मदा की घाटी में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ नर्मदा का जल, नर्मदा नदी का जल होने के कारण यहाँ जो आर्द्रता है और जो ठंड है वो कम पड़ती है। जैसे आप वहां चले जाएंगे समुद्र के किनारे तो वहां उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण वहां पास जो ठंड का आभास है वो कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही नर्मदा घाटी क्षेत्र हमारा भौतिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहां गर्मी में साधारण गर्मी नहीं होती, अधिक गर्मी होती है, और ठंडी कैसी होती है? साधारण ठंड होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 22 अक्टूबर 2018 को 22 अक्टूबर सन 2018 को मध्य प्रदेश में कौन सी विद्युत योजना के क्रियान्वयन में 100% लक्ष्य प्राप्त हो चुका है? माने ऐसी कौन सी योजना है जिसने अपना 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? वह योजना है सौभाग्य योजना, ठीक। सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी, और सौभाग्य योजना का पूरा नाम था सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। सहज बिजली हर घर योजना के द्वारा जो है सभी व्यक्तियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन रियायती दर पर, कम कीमत पर, गरीबों को बहुत ही सब्सिडी रेट पर बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए, ठीक। और पूरे भारत में जहां जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां प्रयास किया गया, और ऐसा ही प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया, जो 22 अक्टूबर 2018 को संपन्न हो गया, और सारे जिलों में, सारे गांवों में 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सौभाग्य योजना के संदर्भ में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो तितली पार्क है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताएंगे, ये स्थापित किया गया है रायसेन जिले में, और रायसेन जिले में स्थापित किया गया है तामोट में, ठीक है। रायसेन के तामोट में पहला तितली पार्क स्थापित किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार वन संपदा की दृष्टि से वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, कीट पतंगों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उन्हीं में से एक तितली पार्क है, जो पर्यटन को आकर्षित करेगा और जैव विविधता को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? हमने इसके पूर्व प्रश्न में व्याख्या की थी, कर्क रेखा बीच में गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय संज्ञा या उसका स्वरूप देने में मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रारंभ कब लागू किया गया था? यानी यह योजना कब लागू की गई थी मध्य प्रदेश में? तो यह योजना 10 अगस्त सन 2016 को प्रारंभ की गई थी। क्या योजना थी ये? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यह योजना ऐसी योजना थी जिसमें जो बिजली वितरण कंपनी है उनका जो घाटा है, उस घाटे को उबारने के लिए, यानी उसके घाटे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उन कंपनियों के लिए वित्तीय सहयोग की जो योजना प्रारंभ करी थी, उसका नाम था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म था उदय योजना, ठीक है।
तो उदय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त 2016 को प्रारंभ की गई और भारत सरकार द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया, ठीक। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको 10 अगस्त 2016 में इंप्लीमेंट किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल प्राप्त हुए हैं? तो शैवाल एल्गी जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं 1.6 अरब साल पहले, वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्राप्त हुए हैं। सतना में कहा? चित्रकूट से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा सतना में चित्रकूट से ये इतने साल पुराने 1.6 अरब साल पुराने शैवाल प्राप्त हुए हैं। आप पूछोगे आपकी इतने साल पुराने शैवाल कैसे हैं, आप कैसे समय का पता लगाओगे कितने साल पुराने हैं? तो एक रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण विधि है जिसके आधार पर यह हम पता लगा लेते हैं कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी है, वो जीवाश्म का पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे शरीर में जितने भी जीवित व्यक्ति वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक। और जो कार्बन होता है, ये कार्बन 14 का जो अणु होता है रेडियोधर्मी तत्व होता है, ठीक। ये जो है समय के साथ इसका अर्धायु काल 6330 वर्ष, इसका जो 2930 वर्ष होता है इसका अर्धायु काल। और इसके आधार पर जैसे हम समय के साथ कोई वस्तु रखी रहेगी किसी भी स्थान पर, तो उसके शरीर में जो कार्बन है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी। तो एक होता है C12, एक होता है C14। इसके तुलनात्मक आकलन के आधार पर इसकी मात्रा घटती जाएगी, इसकी मात्रा नहीं घटेगी, ठीक है। तो इसका कितना मात्रा घटा और इसका कितना इसके अंतर आया, उसके आधार पर ये समय निकाल लिया जाता है। एक टेक्निकल मेथड है, ठीक। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा सतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करें वर्षा और जिले। तो सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? पचमढ़ी में, ठीक। पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम किसका नाम है? होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। भिंड में कहाँ? गोहद, ठीक। भिंड में गोहद नामक इस तहसील स्थान है और वहां 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा तापमान गंज बसौदा विदिशा में होता है। सबसे ज्यादा तापमान गंज बसौदा विदिशा में रिकॉर्ड किया गया है अब तक। सबसे कम तापमान ठंडी में शिवपुरी में होता है। शिवपुरी एक जिला है और यही जो है सबसे कम तापमान होता है, रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका आंसर जो मिलान हो जाएगा पहले का चौथा और दूसरे का हो जाएगा सबसे कम वर्षा तीसरा, ठीक है। तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो पवन ऊर्जा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कुछ सही है कुछ गलत है। तो हमको गलत बताना है यानी असत्य बताना है। यह परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत कौन होते हैं? जो पुराने समय से हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डीजल, ये सब। यह पर्यावरण के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां भोपाल में है, ये गलत है। क्योंकि सर्वाधिक पवन चक्कियां जो है इंदौर में है और इंदौर के अलावा देवास में है। तो केवल स्टेटमेंट कौन सा गलत है? 1 और 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में से जो निकटतम विशेषताएं हैं साल और सागौन की, उनमें से बताना है आपको। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। किसमें? निकटतम विशेषताओं में। तो इनके शंकु आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, इनके व्यापक पत्ते होते हैं, इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो जो समानता है, वो समानता बताने वाला जो विशेषता है वो इनके व्यापक पत्ते होते हैं, ये सही है, ठीक। बाकी मिलान नहीं करते हैं, इनमें से एक विशेषता है। अंतर क्या है? तो अंतर ये है साल का और सागौन का। सागौन और साल, साल क्या होता है? लाल पीली मिट्टी में होता है, ठीक है। सागौन लाल पीली मिट्टी में होता है साल, और सागौन किस में होता है? सागौन काली मिट्टी में होता है, मुख्यतः काली मिट्टी में होता है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका अंतर हो गया और समानता हो गई व्यापक पत्ते। अंतर आता है नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की जलवायु विविधता के आधार पर कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। जलवायु कैसी? 3 आधार पर कैसे? एक होता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक, एक होता है शीत ऋतु और एक होता है वर्षा ऋतु, ठीक।
और ये शीत जलवायु के आधार पर शीत ऋतु, ग्रीष्म आधार पर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा के आधार पर वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को हम कहते हैं युनाला, शीत ऋतु को कहते हैं सियाला और वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं जब धान की खेती होती है यानी खरीफ की फसल, ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं युनाला यानी जब रबी की फसल होती है तो उसको हम युनाला कहते हैं। इस आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला का सबसे छोटा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश कई खनिजों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रॉयल्टी प्रदान करने वाला जो खनिज है वो कोयला है। तो कोयला कैसा है? सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी यानी राजस्व देने वाला खनिज है। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्व या रॉयल्टी देने वाला मध्य प्रदेश का खनिज कौन सा है? कोयला। और ये 2 प्रकार से 2 क्षेत्रों में होता है। 2 क्षेत्र है इसके प्रधान। ठीक, पहला प्रधान क्षेत्र है सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा क्षेत्र, और एक होता है मध्य भारत क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें से जो उमरिया क्षेत्र है सतपुड़ा क्षेत्र में वो सबसे छोटा क्षेत्र है। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में उमरिया क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा क्षेत्र है और सुहागपुर सबसे बड़ा है। सुहागपुर शहडोल में है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग के आधार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन थे? तो वर्ष 2019 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था स्माइल ऑफ फॉरेस्ट, और ये फिल्म 2019 में एक कार्यक्रम हुआ था सिने फॉरेस्ट। सिने फॉरेस्ट कार्यक्रम जो है 2019 में कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में है। लॉस एंजल्स यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था कार्यक्रम, जिसमें वो फिल्म को प्रदर्शित किया गया था और इसको पुरस्कार भी मिला था। उस फिल्म के निर्माता कौन थे? तो उनका नाम था शशिधर वेम्पाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम था शशिधर वेम्पाला। और शशिधर वेम्पाला वह निर्माता थे जिन्होंने इस फिल्म को वहां प्रदर्शित किया। बहुत ये वन्य प्रेमी थे और इनका जन्म गुरुग्राम हरियाणा, ये भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंडियन है शशिधर वेम्पाला और ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से इन्होंने इस फिल्म को बनाया था। आगे